Now important questions on exponential and normal distributions. Question number 1. If mean of the exponential distribution is 1 by lambda, then what is its SD यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और एसडी बराबर होते हैं। तो इसमें दे रखा है मीन 1 बाई लैम्डा, तो एसडी भी 1 बाई लैम्डा हो गया। इसके सॉल्यूशन में हमने लिखा एसडी इज 1 बाई लैम्डा। क्वेश्चन 2. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। सॉल्यूशन में हेडिंग डाल दिया हमने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल capital X is said to have an exponential distribution with parameter lambda positive यानी greater than 0 if its PDF यानी कि probability density function is defined as this। इसका PDF ये fx random variable capital X की वैल्यू small x का ये फंक्शन इस तरह से है कि इसमें x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 पे तो fx इक्वल टू 0 है, और x ग्रेटर देन 0 पर, फॉर x ग्रेटर देन 0 दिस fx इक्वल टू लैम्डा इंटू ई टू दी पावर माइनस लैम्डा x। यहाँ पे लैम्डा इस डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हियर fx ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x है ना। ये यहाँ पर हम देखें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ इसमें देखें यहाँ पे तो ये 0 के बराबर है और यहाँ पे ये पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा पॉजिटिव दे रखा है और ई की पावर इतना ये पॉजिटिव है ही, तो ये कुल मिला के एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो नेगेटिव कहीं भी नहीं है, यानी कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है। और दूसरी बात ये होती है पीडीएफ के लिए दो बातें, एक तो ये कि ये नेगेटिव वैल्यू नहीं है कहीं पे भी, और दूसरी बात ये कि जैसे सारी प्रोबेबिलिटीज का सम इक्वल टू 1 होता है, तो अब यहाँ पर एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो सम की जगह पे आ गया इंटीग्रेशन। इस पूरे फंक्शन का ये लिमिटिंग सम होता है इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। ये यहाँ पे दिखाया गया है कि fx का इंटीग्रेशन -∞ से इन्फिनिटी में, इसको हमने दो भागों में तोड़ लिया। x लेस देन और इक्वल टू 0 में, यानी कि यहाँ फिगर में समझ लें पहले इसका, ये fx यहाँ पे बनाया गया है x लेस देन और इक्वल टू 0, ये x की लाइन है, यहाँ इस पर बाई एक्सिस पर x 0 है और इससे इधर x पॉजिटिव है और इससे इधर x नेगेटिव है। तो x नेगेटिव यानी कि x लेस देन 0, और यहाँ इक्वल टू 0 इस पर भी। इधर तो fx बिल्कुल नहीं है, इसकी वैल्यू 0 है, और इससे इधर साइड में x ग्रेटर देन 0 में fx की वैल्यू है ये लैम्डा इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, जो कि हमें ये दे रखी है। वैसे यहाँ पर x इक्वल टू 0 है नहीं, पर टेंस टू 0 करके अगर हम देखें तो x की जगह 0 लगाएं, e की पावर 0 1 हो जाता है, तो fx की वैल्यू लैम्डा हो जाती है। यहाँ पे ये इतनी हाइट है लैम्डा, अगर यहाँ पे x इक्वल टू 0 होता तो ये इससे टच हो जाता, 0 नहीं है बल्कि इससे जो है थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पर ये इतनी हाइट ये इसकी लैम्डा है। और फिर इससे आगे चलें, जैसे जैसे ये x बढ़ता जाएगा तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, e की पावर ये नेगेटिव में है, ये कम होती जाएगी, और कम होते होते जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी हम करेंगे, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू इतना ये 0, तो fx 0, और इन्फिनिटी तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। वैसे इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते ये टेंड्स टू 0 हो रहा है, तो इस तरह की इसकी फिगर बन रही है। तो इसमें हम देखें कि माइनस इन्फिनिटी से 0 में तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो ये टर्म 0 हो गया, प्लस 0 से लेके इन्फिनिटी में यहाँ पे fx की वैल्यू हमने ये लगा दी, ये लैम्डा जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, और ये इंटीग्रेशन में e की पावर माइनस लैम्डा एक्स dx, जो जानते हैं मैथमेटिक्स में वो तो ये इंटीग्रेशन समझ सकते हैं, अदरवाइज करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसकी कैलकुलेशन करके ये इक्वल टू 1 आ गया। जो कैलकुलेशन देखना भी चाहें, e की पावर माइनस लैम्डा एक्स इतना ही, और अपॉन x का कांस्टेंट कोफिशिएंट थे माइनस लैम्डा, और फिर इसमें लिमिट लगा दी जी, पहले अपर लिमिट x की इन्फिनिटी लगाया तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी वो 0 हो जाता है, और ये माइनस माइनस प्लस लोअर लिमिट x के 0 रखने पे e की पावर 0 1 हो जाता है। तो ये 1 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होकर के कुल मिला के ये 1 आ गया। जो इस कैलकुलेशन को समझना चाहे, नहीं तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, यहाँ पर ये अंडरस्टूड है कि इसका ये इंटीग्रेशन इक्वल टू 1 है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं।
नाउ वेरियस मेजर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे इसके हम मोमेंट्स लिखें, मोमेंट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट ओरिजिन आर गिवन बाई म्यू आर डैश, ये आर एथ मोमेंट अबाउट ओरिजिन म्यू आर डैश नोट कर दिया, और इसकी वैल्यू भी यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिख दी है, नहीं तो ये कैलकुलेशन करके निकाली जा सकती है। ये फैक्टोरियल आर अपॉन लैम्डा की पावर आर, और यहाँ पे आर इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो इसमें आर की वेरियस वैल्यूज लगाएं, आर की जगह 0 लगाने से तो हमेशा ये 1 होता ही, आर की जगह 1 लगाने पे ये 1 अपॉन लैम्डा आ गया, 2 लगाने पे ये 2 अपॉन ये फैक्टोरियल 2 के बराबर हो गया अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और ये 3 लगाने पे फैक्टोरियल 3 ये 6 हो गया अपॉन लैम्डा क्यूब, और ये 4 लगाने पे फैक्टोरियल 4 यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 सब मल्टीप्लीकेशन करके 24 अपॉन लैम्डा की पावर 4 एंड सो ऑन, ये हो गई। अब हम देखें इसका मीन एक्स बार या म्यू, इसे डिनोट करें म्यू 1 डैश जो होता है, तो ये म्यू 1 डैश हमारा 1 बाई लैम्डा के बराबर है, तो इसका मीन 1 बाई लैम्डा हो गया। वेरिएंस जो कि एस डी सिग्मा का स्क्वायर होता है और म्यू 2 से डिनोट करते हैं, यानी कि सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, ये म्यू 2 जिसका फॉर्मूला म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश स्क्वायर, जहाँ रिलेशन बिटवीन मोमेंट्स जो बताया है वहां से ये, इसमें म्यू 2 डैश की वैल्यू रख दी, म्यू 1 डैश की वैल्यू रख दी, और ये कैलकुलेट करके 1 बाई लैम्डा स्क्वायर आ गया। तो वेरिएंस आ गया यानी कि सिग्मा स्क्वायर 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर रूट कर दिया, तो ये एस डी सिग्मा इक्वल टू 1 बाई लैम्डा हो गया, जो कि ऊपर क्वेश्चन 1 में भी बात हुई थी इसकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द टाइम इन आवर्स required to repair a machine is exponentially distributed with parameter lambda equal to 1/2। यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसका पैरामीटर जो लैम्डा हमने लिया था उसकी वैल्यू 1/2 दे रखी है, और फिर ये निकलवा रहे हैं इसमें 2 चीजें। पहली चीज तो ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रिपेयर टाइम एक्सीड्स 2 आवर्स, 2 घंटे से ज्यादा हो, और दूसरी चीज the conditional probability that a repair taken at least 10 hours given that its duration exceeds 9 hours। तो सेकंड पार्ट को बाद में समझाएंगे, पहले देखिए इसके सॉल्यूशन में। लेट x denotes the time in hours required to repair a machine and is exponentially distributed with parameter lambda equal to 1/2 इसमें दे रखा है। तो here random variable x equal to small x, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये टाइम है यहाँ पर, तो ये नेगेटिव तो नहीं है। Hence the exponential distribution is given by PDF fx equal to, नेगेटिव वाला तो छोड़ दिया, fx equal to lambda into की पावर माइनस लैम्डा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो जो डेफिनेशन में वहां पे है, तो वो यहाँ पे हमने लैम्डा की जगह 1/2 जो दे रखा है वो लिख लिया, तो ये इसका PDF हो गया fx equal to इतना। अब इसका फर्स्ट पार्ट करिए, द प्रोबेबिलिटी दैट रिपेयर टाइम एक्सीड्स 2 आवर्स, रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू 2 से ज्यादा, पी एक्स ग्रेटर देन 2, ये प्रोबेबिलिटी, तो ये इसका ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर ये इंटीग्रेशन x की वैल्यू 2 से लेके इन्फिनिटी तक, और ये fx PDF यहाँ पे रख दिया। fx की वैल्यू ये हमने यहाँ पे लगा दी 1/2 e की पावर माइनस 1/2 x इंटू dx, ये कॉन्स्टेंट 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। थोड़ा सा इंटीग्रेशन यहाँ पे समझ लीजिए, मैथ वाले ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, बाकी इसको याद कर लें कि ये e की पावर माइनस 1/2 का यहाँ पे हम ये 1/2 तो बाहर ले लिया हमने, अब इसका इंटीग्रेशन जो करेंगे तो ये e की पावर माइनस 1/2 x जो कहते हैं लिख लिया, और अपॉन में वेरिएबल x का कांस्टेंट कोफिशिएंट माइनस 1/2 आ गया, और ये लिमिट 2 से इन्फिनिटी यहाँ पे लिख ली, ये 1/2 एज ए ब्रैकेट से बाहर। अब इसमें हमने अपर लिमिट लगाया x की जगह इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी इंटू 1/2, ये इन्फिनिटी ये लिखा हुआ है e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और अपॉन माइनस 1/2 एज इट लिखा हुआ है। फिर लगाया माइनस का साइन, और इसमें लगाया हमने लोअर लिमिट, x की जगह 2 रखेंगे हम, तो x की जगह 2 रखा, 2/2 ये 1 हो गया, e की पावर माइनस 1 अपॉन ये जो कहते हैं लिखा हुआ है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो गया, 0 अपॉन इतना ये 0, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 ऊपर आ गया, और e की पावर माइनस 1 ये बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, e की पावर माइनस 1 बचा, और वैसे तो ये 1/e हो गया, और e की वैल्यू 2.718 समथिंग याद कर सकते हो, और 1 दैट करके ये वैल्यू आ गई। और नहीं तो हम इसको टेबल से देख सकते हैं, ये जो हमारे पास में नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की जो टेबल है, चाहे तो हम पॉजिटिव का उल्टा करके भी कर सकते हैं, वो टेबल भी है। चलिए e की पावर माइनस 1, ये e की पावर माइनस x में x की जगह
1 लगाया हमने, ये x की वैल्यू 1 लगाई, तो ये e की पावर -1 की वैल्यू ये रही 0.36788। तो ये वैल्यू यहां पर ये इसका आंसर हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट में जो निकलवाया है वो हमने यहाँ पे लिख लिया, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट ए रिपेयर टेक्स एटलीस्ट 10 आवर्स गिवन दैट इट्स ड्यूरेशन एक्सीड्स 9 आवर्स। यानी कि x ग्रेटर देन 9 होने पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि PA/B की फॉर्म है ये, जो कि हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ है, ये मल्टीप्लीकेशन लॉ, PA/B इक्वल टू PA/PB/A। तो यहाँ पे PB/A की वैल्यू हो गई, PA से डिवाइड करके PAB/PA। तो इसमें हम B की जगह तो ये रख दें x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और A की जगह रख दें x ग्रेटर देन 9। यहाँ पे हमने लिख लिया, तो ये इक्वल टू ये है अपॉन में ये PA, A का मतलब ये x ग्रेटर देन 9, ये यहाँ पे रख ही लिया, और PA/B यानी कि A और B का इंटरसेक्शन, ये जो A और B दोनों हैं हमारे पास में, इनका इंटरसेक्शन, एक तरफ हम कह रहे हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और दूसरे कह रहे हैं x ग्रेटर देन 9। x जो है, जो यहाँ पे टाइम है वो 9 से बड़ा हो, और कह रहे हैं हम 10 के बराबर या उससे बड़ा हो। तो इन दोनों का कॉमन क्या हुआ? कॉमन यही हो गया कि टाइम 10 के बराबर या उससे ज्यादा हो। तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये A/B की ये वैल्यू हो गई यहाँ पर। और फिर ये जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने यहाँ समझा दिया, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। और ये वाली चीज बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में की है, इंटीग्रेशन ये 10 से इन्फिनिटी fx dx और ये 9 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन fx dx, और बिल्कुल इसी तरह से जैसा हमने यहाँ पे किया है, बस यहाँ पे ये 2 से इन्फिनिटी ये इंटीग्रेशन था, और यहाँ पे 2 की जगह 10 हो गया है और 9 हो गया है। तो जैसे ये लिमिट 2 से इन्फिनिटी, वैसे ये 10 से इन्फिनिटी, 9 से इन्फिनिटी, बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये यहाँ पे आ गए, ये 2/2 वो e की पावर -1 हो गया था, यहाँ पे ये e की पावर -10/2 हो गया, और ये अपॉन में जो है e की पावर -9/2, बिल्कुल यही सेम चीज करते हुए, ठीक है, ये हो गया। और e की पावर ये -5 अपॉन में e की पावर -4.5, इसको हम ऊपर ले गए प्लस करके, e की पावर प्लस के 4.5 -5 e की पावर -0.5, ये हो गया। तो चाहे तो हम यहाँ पर अपॉन में e की वैल्यू 0.5 यानी कि √e है, तो वहां से e की वैल्यू याद है तो वो रख दीजिए, नहीं तो टेबल से e की पावर -0.5, यहाँ टेबल से हम देख लें, ये e की पावर -x में x की जगह 0.5 किया, ये वैल्यू 0.6060653, ये वैल्यू यहाँ पे ये आ गई। ये हम e की पावर माइनस इतना डायरेक्ट टेबल से देख के इतनी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे कैलकुलेशन करके, ये इसका आंसर हो गया। नाउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एरिया अंडर नॉर्मल कर्व बिटवीन μ-2 सिग्मा लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू μ+2 सिग्मा। तो इसमें अगर हम म्यू सब्ट्रैक्ट कर दें पूरे में, तो x माइनस म्यू यहाँ पे हो जाएगा, और सिग्मा से डिवाइड कर दें तो ये x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा की वैल्यू -2 से 2 के बीच में हो गई, और x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा वो z है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, उसकी वैल्यू -2 से 2 के बीच में। तो 0 से 2 के बीच में ये देख लें हम इससे टेबल से वैल्यू, ये 0 से 2 के बीच में, तो 2 आ रहा है यहाँ पर, ये आ गया 2, तो ये 0.4772 ये वैल्यू आ रही है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, जब -2 से 2 है तो वो 0 से 2 जितना है उतना ही उधर 0 से -2 में है, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, तो ये आ जाएगा 0.9544 आ जाएगा यहाँ पे। ये डायरेक्ट वहां से लिखा है, थ्योरी में भी ये चीज समझाई थी, तो वहां से याद है तो हम ये लिख दें, या फिर इससे देख के लिखेंगे 0.9544 हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, दोनों में से कोई सी भी लिख दीजिए। द एरिया अंडर नॉर्मल कर्व बिटवीन दिस इज इतना, ये इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये लेंथी क्वेश्चन है, बट हम इसको पहले भी पूरा अच्छे से समझा चुके हैं, इसलिए अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे। If the heights of 300 students are normally distributed with mean 64.5, यहाँ पे थोड़ा लिखते जाएं, here capital N is 300 students, mu जो mean है 64.5 and standard deviation 3.3 इंच, जो कि सिग्मा से नोट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू 3.3, ये चीज हमने यहाँ से लिख ली।
सो यहाँ पर z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा में म्यू की जगह 64.5 और सिग्मा की जगह 3.3 रख के ये z की वैल्यू हो गई। अब इसमें हम देखें हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव हाइट्स, इसके फर्स्ट पार्ट में लेस देन 5 फीट, फिर इसके सेकंड और थर्ड पार्ट देखेंगे बाद में। तो फर्स्ट पार्ट में देखें हम, ये x की वैल्यू लेस देन 5 फीट यानी कि 60 इंच, ये इंच में दे रखी है चीजें तो इसको इंच में कन्वर्ट कर लिया, x लेस देन 60। तो x की जगह यहाँ पे 60 जब हमने लगाया तो ये z लेस देन इतना हो जाएगा 60 माइनस इतने अपॉन इतने, ये कैलकुलेट करके आ गया माइनस 1.36, यानी कि z लेस देन माइनस 1.36। ये हम इसमें टेबल में देखें, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। सो प्रोबेबिलिटी में फिर 300 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे गए, पहले प्रोबेबिलिटी निकालें कि x लेस देन 60, जिसके लिए आया है z लेस देन माइनस 1.36। तो इसको हम इस फिगर से देखें, ये हमारी x की लाइन है, x यहाँ पर ये मीन है म्यू और इधर बढ़ रहे हैं, इधर कम हो रहे हैं, और यहाँ पर ये z की लाइन है, ये इसके नीचे यहाँ पे z बराबर 0 हो जाता है, और ये z यहाँ पे ये बढ़ते हुए 1.36 और इधर ये कम होते हुए माइनस 1.36। तो ये जो है z लेस देन माइनस 1.36 यानी इसकी सीध में ये इतना ये प्रोबेबिलिटी से मतलब ये इतना एरिया हमको चाहिए, और ये पूरा एरिया है 1 के बराबर, और इससे इधर इतना ये 0.5 है, इधर इतना ये 0.5 है, हमें ये चाहिए। तो ये हो गया ये 0.5 माइनस इतना, ये लिखा हुआ है 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी मीन्स एरिया, ये है हमारा माइनस 1.36 से 0 इतना ये वाला, और सिमेट्री से जितना ये है उतना ही ये है, यानी सिमेट्री से लिखा है बाई सिमेट्री। ये फ्रॉम फिगर तो ये चीज समझा दी मैंने, और बाई सिमेट्री ये 0 से लेकर के ये 1.36 यानी कि ये एरिया के बराबर हो गया। और ये वाली चीज देख लेंगे हम टेबल से, z की वैल्यू 0 से लेके 1.36 में, ये 1.3 ये है, और इसकी इधर आगे बढ़े हम 6 के नीचे ये वैल्यू आ जाएगी 0.4131। ये हमने टेबल से देख ली ये वैल्यू, और सिंप्लीफाई करके ये आ गया। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग हाइट लेस देन दिस, इसमें कैपिटल M यानी 300 का मल्टीप्लाई इस प्रोबेबिलिटी में कर दिया, ये 26.07 दैट इज 26 स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर हो गया। इसके सेकंड पार्ट में देखें कि फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग हाइट्स बिटवीन 5 फीट एंड 5 फीट 9 इंच। 5 फीट का मतलब 60 इंच और 5 फीट 9 इंच यानी कि 69 इंच के बीच में, x की वैल्यू 60 से 69 के बीच में। तो z की वैल्यू z बराबर ये इतना है, x की जगह एक बार 60 रखा और एक बार रखा ये 69, तो ये वाला हम कैलकुलेट कर चुके हैं, माइनस 1.36 आया। सिमिलरली इसको कैलकुलेट कर लिया, ये 1.36 आ गया। तो ये z की वैल्यू माइनस इतने से प्लस इतने, ये x की वैल्यू 60 से 69 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी z की वैल्यू माइनस इतने से इतने तक इक्वल टू ये इस फिगर से जितना ये माइनस इतने से 0 उतना ही 0 से इतना, ये फिगर से हमने देख लिया, ये ट्वाइस कर दिया 0 से इतना, और ये हम अभी फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि ये एरिया इस टेबल से इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके ये 0.8262 आ गया, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए 300 से इसमें मल्टीप्लाई करके ये आ गया 247.87, और इसको राउंड ऑफ करके 248 स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका जो थर्ड पार्ट कह रहे हैं, ये 99% ऑल्सो फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट इन विच 99% ऑफ द स्टूडेंट्स की हाइट लाई करती है। ठीक है, तो ये हमें देखना है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x मान लिए, और इसके करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू हमने z1 मान ली। नाउ लेट px लेस देन x1 इक्वल टू pz लेस देन z1 इक्वल टू 99% यानी कि प्रोबेबिलिटी हो गई 0.99, 99 अपॉन 100 0.99। तो ये 0.9 इसमें हम देखें पूरा एरिया जो 1 है, यहाँ पे 0.99 एरिया जो बनेगा बिल्कुल एंड में जाके यहाँ पे
इतना ये हो जाएगा 0.99 ये पूरा एरिया, ये 0.1 मामूली सा इधर छूटेगा। तो ये 0.99 जो पूरा एरिया है इसको हमने तोड़ दिया, ये 0.5 प्लस 0.49 ये हमने तोड़ दिया। तो 0.5 से मतलब तो ये है z की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0, यहाँ पे z की वैल्यू 0 के बराबर या उससे कम, ये वाला यहाँ पे लिख दिया, प्लस ये प्रोबेबिलिटी है z की वैल्यू 0 से लेकर के यहाँ पे z1 माना है हमने, करस्पॉन्डिंग वैल्यू z की ये माना है हमने। तो इस तरह से ये हमें मिल गया, ये p z की वैल्यू 0 से z1 इक्वल टू ये हो गया 0.49 के बराबर। भाई ये z की z लेस देन इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी ये वाला तो 0.5 के बराबर है, ये जो है यहाँ से ये कैंसिल हो गया और बचा दिस इक्वल टू दिस, ये यहाँ पे हमने लिख लिया दिस इक्वल टू 0.49। और इसकी वैल्यू देख लें हम टेबल से कि एरिया 0.49 होते हुए यहाँ पे z की वैल्यू 0 से कितनी होगी, 0.49 यहाँ पे हम देखें ये 0.499 समथिंग आ रहा है, 0.49 यहाँ पे है, ये 0.48 है, ये 0.49 यहाँ पे है, ये 0.4898 और इससे जस्ट आगे 0.4901। चलो अप्रोक्सीमेट ये है 0.49, तो इस यहाँ पे है 2.3 की सीध में 2.3 और उससे आगे 3 यानी कि 2.33, ये आ गया 2.33, अप्रोक्सीमेट लिखते हैं 2.33, यानी कि Z1 की वैल्यू होगी 2.33, Z1 इक्वल टू 2.33 और ये Z1 है क्या, x1 माइनस 64.5 अपॉन 3.3 ये है, Z इक्वल टू x माइनस इतना, जब Z की जगह Z1 किया तो x की जगह x1 हो गया, x1 माइनस 64.5 अपॉन 3.3 ये हमने लिख दिया और ये इक्वल टू Z1 की वैल्यू 2.33। अब इसको कैलकुलेट कर लिया, 3.3 को इधर ले गए हम, x1 माइनस 64.5 इक्वल टू 3.3 इंटू 2.33 और फिर इस माइनस इतने को प्लस करके इधर ले गए, तो x1 इक्वल टू 64.5 प्लस 3.3 इंटू 2.33 और इसको कैलकुलेट करके ये आ गया 72.18, यानी कि इतने इंच आ गया। अब चाहे तो हम इसमें 72 इंच को 6 फीट कर सकते हैं, 6 फीट और 0.18 इंच। Hence 99% of the students have heights below 72.18 inches, that is 6 feet and 0.18 inch। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से और सवाल कर सकते हैं और